जी गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। देवेश, सोनम, अजय, रितेश, संजीव, संगम। प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक हमारा है कारक के भेद। कारक के भेदों में कारक के 6 भी भेद होते हैं और 8 भी। उनको समझने की कोशिश करेंगे कि किस कंडीशन में 6 और किस किस कंडीशन में 8 भेद होते हैं। कुछ चीजें आपको कल भी बताई गई थी, लेकिन आज फिर दोबारा से उनको बता रहे हैं। एक होता है विभक्ति। विभक्तियों के साथ कोई ना कोई एक कारक होता है और कारक के साथ एक कारक चिन्ह होता है, और कारक चिन्ह का ही दूसरा नाम परसर्ग भी होता है। विभक्तियों की जो कुल संख्या होती है दोस्तों 7, कारक कुल जो होते हैं 8। पहली जो विभक्ति होती है उसको हम प्रथमा कहते हैं, और प्रथमा के अंदर आपको यह ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, कर्ता कारक होता है, और कर्ता कारक का जो चिन्ह होता है वो ने, इसी को हम परसर्ग भी कहते हैं। द्वितीय जो विभक्ति होती है वो क्रम की होती है, जिसको हम कार्य कहते हैं, और इस क्रम का जो कारक चिन्ह होता है वो को। इसके बाद तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति में करण कारक होता है, और करण कारक में आपको यह ध्यान रखना है, इसमें से और के द्वारा ये दो इसके कारक चिन्ह अर्थात परसर्ग होते हैं। इसके बाद चतुर्थी विभक्ति होती है, और चतुर्थी विभक्ति में प्यारे बच्चों संप्रदान कारक होता है। ये अपने आप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, किस विभक्ति में कौन सा कारक है, कौन से कारक में कौन सी विभक्ति है, और उनका कौन सा कारक चिन्ह है। इसका जो कारक चिन्ह है वो होता है प्यारे बच्चों के लिए, और दूसरा कई बार इसी के साथ हम सात शब्द का भी प्रयोग करते हैं। इसके बाद पंचमी अर्थात 5वीं जो विभक्ति होती है, 5वीं विभक्ति में पंचमी में अपादान कारक होता है, और आपको यह ध्यान रखना है ये इसमें जो से आता है प्यारे बच्चों वो अलग होने के लिए आता है। से अलग होना, अलग होना या पृथक होना, हम पृथक भी बोलते हैं इसको। पृथक का मतलब भी प्यारे बच्चों अलग ही है, यानी कि अलग होने में जब से का प्रयोग किया जाए तो वो क्या कहलाएगा, अपादान। और लेकिन जब अलग होने के लिए नहीं प्रयोग हो, वहां पर साधन के लिए प्रयोग हो से, तो उस कंडीशन में वो कहलाता है करण। इसके बाद में यहाँ पे षष्ठी विभक्ति होती है, जिसका कारक होता है संबंध, और संबंध का जो कारक चिन्ह होता है वो का, के, की, और कई बार रे, रा, री का भी प्रयोग होता है। इसके बाद में सप्तमी जो लास्ट विभक्ति होती है, इसमें जो कारक होता है प्यारे बच्चों वो कहलाता है अधिकरण कारक, और अधिकरण कारक का जो कारक चिन्ह अर्थात प्रसर्ग होते हैं में, पे और पर, ये 3 प्रसर्ग इसके होते हैं। और आपको ये ध्यान रखना है संबोधन होता है हमारा लास्ट कारक, जिसमें प्रथमा विभक्ति है। उसका कारण ये है कि संबोधन बिना कर्ता के नहीं हो सकता, और कर्ता में विभक्ति प्रथमा होती है, इसलिए संबोधन की विभक्ति भी प्रथमा हुई। इसमें है, इसके बाद में ए, अरे, हेलो, अजी। प्यारे बच्चों ये सारे इसके जो है कारक चिन्ह अर्थात प्रसर्ग होते हैं। आपको 3-4 चीज कॉमन समझनी है यहाँ से। एक तो अपने आप में क्वेश्चन ये बनता है कि अभिषेक, मोहित, सचिन, मुनेश, महेश, धर्मेंद्र, प्यारे बच्चों आज का जो टॉपिक है वो है कारक के भेद। कल कारक के बारे में बेसिक चीजें आपको बताई गई, और आपको तत्पुरुष समास पढ़ाया जा रहा था, और तत्पुरुष समास में जो व्याधिकरण तत्पुरुष समास है उसके 6 भेद होते हैं, कर्म तत्पुरुष और करण तत्पुरुष, संप्रदान, अपदान, संबंध और अधिकरण। तो वो जो तत्पुरुष समास के जो ये 6 भेद थे
वो प्यारे बच्चों हम तभी कर पाएंगे जब हमने ये कारक वाला टॉपिक सही ढंग से लॉजिकली समझा है। तो सत्यम, कुशलेश, कौशल, दीपेंद्र, संदीप, प्यारे बच्चों बहुत सारे बच्चे हैं, अगर किसी का नाम छूट जाए तो आप बुरा नहीं मानोगे। तो क्योंकि स्क्रीन पे आप जब भी कमेंट करते हो तो कई बार कमेंट हम पढ़ ही नहीं पाते, आगे निकल जाते हैं, लेकिन ये सारे कमेंट हम दोबारा भी आपके यहाँ से पढ़ के जाते हैं। तो जो भी आपकी नीड होती है हम सारे बिना कहे, अगर हम कई बार आपके कमेंट का एकदम तुरंत आंसर ना दे तो समझ लो प्यारे बच्चों अगली क्लास में वही सारी चीजें आपके सामने भी आएगी। ठीक है, तो आपको ये जैसे बच्चों ने पूछा है सर टाइमिंग क्या है, क्लास का टाइमिंग वही है प्यारे बच्चों 8 से लेके 9:30 बजे तक। ठीक है, प्रथम 2 बार आया है, उसी के बारे में देवेश बता रहे हैं बेटे। ठीक है, मैंने ये कहा जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद अगर डाउट बचता है तो इसका मतलब ये है कि टीचर कंप्लीट नहीं है। तो लेकिन दिक्कत ये है कि अभी टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है और प्यारे बच्चों थोड़ा सा आप आगे आगे कर रहे हो, वही चीजें जो आप पूछ रहे हो समझ लो अगले ही पल में वो बताने वाला हूं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि आपको पूछने की और आपको बताने की आवश्यकता ही नहीं, वो सारे धीरे धीरे टॉपिक जैसे सीक्वेंस में आगे बढ़ेगा आपके सामने आएंगे। इस सबको नमस्कार, प्रेम, अभिषेक, देवेश, प्यारे बच्चों यहाँ पे समझो, इसी को इसलिए सर्कल किया है। कई बार आप क्या करते हो सिर्फ लिखी हुई चीजों को देखते हो लेकिन जो मैं बोलता हूं उसको सुनते नहीं हो। अपने आप में जरूरी नहीं है, कल भी हम कारक की बेसिक चीजें बता रहे थे, आज फिर बता रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। हमें हिंदी पढ़नी है तो लाइफ में एक बार ही पढ़नी है और एक बार पढ़ के आने वाले 7 पुस्तकों तक हिंदी से फ्री हो जाना है। क्योंकि अगर आप में हिंदी कंप्लीट हो गई और आप हिंदी को लॉजिकली समझ गए, सीक्वेंस में समझ गए, तो आपके परिवार के जितने भी मेंबर हैं उनको हिंदी की कोचिंग लेने की और हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। उसका रीजन ये है कि जब वो गलतियां करेंगे तो आप कहोगे ये चीज ये नहीं होती, ऐसे होती है। ठीक है, जब इस किसी एक इंसान की बेटे कोई भी एक सब्जेक्ट घर में अच्छा हो जाता है तो उसके जो छोटे भाई बहन हैं तो ऑटोमेटिक उनका कभी वीक हो ही नहीं सकता, ये सच्चाई है। तो आपको यही ध्यान रखना है कि हिंदी को इस तरीके से पढ़ना है कि हम लास्ट बार हिंदी पढ़ रहे हैं, इसके बाद हमें हिंदी को टाइम नहीं देना है, हमें रीजनिंग और मैथ को टाइम देना है। तो यहां हम क्या कह रहे हैं कि संबोधन, और संबोधन में विभक्ति कौन सी होती है, प्रथमा, और यहां कर्ता में भी कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा। प्यारे बच्चों संबोधन हम उसे कहते हैं जब हम किसी को बुलाते हैं, किसी को पुकारते हैं, किसी के ऊपर हम चिल्लाते हैं, किसी की स्तुति करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं। जैसे भजन कीर्तन किसका किया जाता है, देवी देवताओं का, वो किसके द्वारा होगा, कर्ता के द्वारा। बिना कर्ता के भजन कीर्तन नहीं होगा, बिना कर्ता के आरती नहीं होगी, बिना कर्ता के किसी की स्तुति प्रार्थना नहीं की जा सकती है। यानी कि प्रार्थना के लिए, स्तुति के लिए, भजन कीर्तन के लिए किसी एक करने वाले कर्ता की आवश्यकता होगी। और कर्ता में जो विभक्ति होती है वो क्या कहलाती है, प्रथमा। और संबोधन में क्यों होगी प्रथमा, क्योंकि संबोधन बिना कर्ता के नहीं हो सकता। जब बिना कर्ता के कोई नहीं संबोधन हो सकता तो प्यारे बच्चों आपको यह ध्यान रखना है कि यहां संबोधन में भी फिर क्या होगी, प्रथमा विभक्ति। और विभक्तियों की कुल संख्या कितनी हो गई, केवल और केवल 7, क्योंकि संबोधन में प्रथमा हुई। आपको ये ध्यान रखना है, अगर मैं कहूं अरे इधर आओ, ओ बाहर जाओ, ए सुनो, अजी आप कहां जा रहे हो, तो ये ए, ओ, अरे, अजी अपने आप में संबोधन है। जब हम किसी के ऊपर चिल्लाते हैं कि तुझे तो देख लूंगा, तो वहां भी वो कर्ता ही बोलता है किसी दूसरे के। तो जब भी चिल्लाया जाए, किसी को बुलाया जाए, किसी को पुकारा जाए, किसी को बाहर निकाला जाए, किसी को याद किया जाए, तो प्यारे बच्चों उन्हीं चीजों को हम क्या कहते हैं, संबोधन कहते हैं। तो जब हम नाम लेके बुला रहे तो भी ठीक है, हे राम ये भी संबोधन है, हे मोहन ये भी संबोधन है, अरे इधर आओ ये भी संबोधन है, जिसकी तरफ कोई इशारा करेंगे, अजी बात सुनो, अजी जिसको कह रहे हैं वो भी संबोधन है। और संबोधन बिना कर्ता के हो नहीं सकता। जब कर्ता के बिना संबोधन नहीं होगा तो जो भी विभक्ति कर्ता की होगी वही विभक्ति प्यारे बच्चों संबोधन की होगी। तो दूसरी चीज आपको यह ध्यान रखना है, कर्ता किसे कहते हैं। कर्ता होता है प्यारे बच्चों, आपको ये ध्यान रखना, जो कार्य करने के लिए स्वतंत्र होता है उसे हम कर्ता कहते हैं। कार्य को करने वाले को हम कर्ता कहते हैं। जैसे राम स्कूल जाता है तो यहाँ जाना क्रिया है, और स्कूल प्यारे बच्चों वो आधार है जहां पर वो हो रहा है, तो इसलिए हम उसको कर्म भी कहते हैं। लेकिन यहाँ राम क्या है, कर्ता है। तो जो क्रिया को करने के लिए स्वतंत्र है, यहाँ राम क्रिया को करने के लिए स्वतंत्र है, इसलिए राम क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, कर्ता कहलाएगा। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी कर्ता को मजबूर करके कार्य किया जाता है तो वो वास्तव में कर्ता नहीं कहलाता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मान के चलो आप 3 दोस्त हो, 3 दोस्त में से एक दोस्त पैसे लेके आया है और उसमें से तीसरे वाला दूसरे को कह रहा है कि ये पहले वाले के पास पैसे है, इससे पैसे निकलवाओ आप।
तो वहां उन तीन दोस्तों में क्या पहले वाला करता होगा जो पैसे लेके आया है, या दूसरे वाला जो पैसे को जबरदस्ती निकलवा रहा है वो करता होगा, या तीसरा करता होगा जो उसको कह रहा है कि इससे पैसे निकलवा। या कंडीशन ये पैदा हो जाए कि तीन व्यक्ति है और तीन व्यक्ति में तीसरा दूसरे को चाकू लगा रहा है पीठ में कि इस पहले वाले से पैसे निकलवा, तो वहां उस कंडीशन में करता कौन होगा, चाकू को लगाने वाला या सेकंड जिसकी पीठ में चाकू लगा हुआ है या जिसके पास पैसे है जो पैसे को निकाल के दे रहा है। तो प्यारे बच्चों आपको ये ध्यान रखना, वहां उन तीन दोनों कंडीशन में वो तीसरे वाला करता होगा क्योंकि वो कार्य को करने के लिए स्वतंत्र है, बाकी दोनों मजबूर है। एक तो मजबूर इसलिए कि उसकी पीठ में चाकू लगा हुआ है और दूसरा मजबूर इसलिए कि उसको पता है कि जिसकी पीठ में चाकू लगा वो तेरे से ताकतवर है, वो पहले ही तेरी जो है गर्दन पकड़े हुए हैं, तो इसलिए वो तुरंत निकाल के दे रहा है उसको। तो वहां वे दोनों मजबूर है, पहले वाला भी और दूसरे वाला, लेकिन तीसरे वाला वहां पे कार्य को करने के लिए स्वतंत्र है। इसीलिए प्यारे बच्चों वहां पर जब दो या दो से अधिक कर्ता एक साथ हो तो उसमें कार्य को करने के लिए जो स्वतंत्र होगा, आपको यह ध्यान रखना है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कर्ता। कई बार कर्म भी प्यारे बच्चों दो या दो से अधिक हो जाते हैं एक ही सेंटेंस में। जैसे कल एक सेंटेंस मैंने लिखा था, आज फिर लिखेंगे, ठीक है। राम गांव में जाता हुआ फूल तोड़ता है, और राम गांव में जाता हुआ फूल तोड़ता है, तो इसमें दो कर्म हो गए, एक तो गांव में जाना और एक फूल तोड़ना। अब इसमें से मुख्य कर्म कौन सा कहलाएगा, आपको यह ध्यान रखना है, कर्ता जिस कार्य को सबसे पहले करता है। इनकी डेफिनेशन समझो, जो क्वेश्चन की वैरायटी है वो अभी बताएंगे कितने क्वेश्चन यहां से बनते हैं। पहले इस कॉन्सेप्ट को समझो कि यहां जो कर्ता जिस कार्य को सबसे पहले करता है उसी को हम कहते हैं कर्म। ये कर्ता जिसे सबसे ज्यादा पसंद करता है उसको कहते हैं हम कर्म। इस कर्ता के द्वारा जो सबसे पहले अभिष्ट है, जो सबसे ज्यादा इष्ट है, जिसको ये सबसे ज्यादा चाहता है, उसे कहते हैं कर्म। यानी कि कर्ता के द्वारा जो कार्य सबसे पहले किया जाए वो कर्म कहलाएगा। कर्ता जिसको पसंद करता है वो भी कर्म कहलाएगा, कर्ता जिसे चाहता है वो भी कर्म कहलाएगा, और कर्ता के लिए जो इष्ट और अभिष्ट है, कर्ता ने जो टारगेट लक्ष्य डिसाइड कर लिया है, वो भी कर्म कहलाता है। प्यारे बच्चों, जैसे राम गांव में जाता हुआ फूल तोड़ता है, वहां पर वास्तव में उसका जो लक्ष्य है वो गांव में जाना है। रास्ते में फूल मिल गए तो तोड़ ली। कई बार आप क्या करते हो, स्कूल या कॉलेज में जाते हो, और स्कूल कॉलेज में जब घर से निकलते हो तो स्कूल कॉलेज में जाने के लिए निकलते हो, लेकिन रास्ते में कहीं कोई पेड़ मिल जाता है, पौधा मिल जाता है, और उसके पत्ते तोड़ते हुए चलते हो। आप घर से आप पत्ते तोड़ने के लिए नहीं निकले थे, फूल तोड़ने के लिए नहीं निकले थे, घर से निकले थे आप स्कूल में जाने के लिए, विद्यालय जाने के लिए, कॉलेज में जाने के लिए। तो इसलिए आपका मुख्य कर्म वो हुआ जिसके लिए आप घर से निकले थे। कई बार आप लोग यूनिवर्सिटी जाते हो या कॉलेज में जाते हो, रास्ते में पार्क पड़ जाता है, लेकिन घर से निकले थे, आप रूम से अपने निकले थे विद्यालय में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, रास्ते में पार्क मिल गया तो वहां से चलते चलते फूल तोड़ लेते हो। तो जो बाद में कर्म किया जाता है उसको गौण कर्म कहते हैं, और जो पहले कर्म किया जाता है उसको हम प्रधान कर्म कहते हैं, मुख्य कर्म कहते हैं। तो जिस प्रकार प्यारे बच्चों आपको ये ध्यान रखना है, इन सभी सवाल का जवाब देंगे प्यारे बच्चों। नोट्स कब मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद, टॉपिक वाइज मिलेंगे। और जब एक सप्ताह की क्लास और हो जाएगी तो फिर एकदम सारे डाल देंगे, क्योंकि पहले अगर नोट्स डालेंगे तो अभिषेक आपको ये ध्यान रखना प्यारे बच्चों, आप रट्टा मारोगे, और यहाँ पे रटने वाली चीज नहीं होती, यहाँ रिजल्ट वाली चीज होती है। इसलिए न तो जबरदस्ती आपको रटवाया जाएगा, न आपको रटने के लिए मजबूर किया जाएगा। इसलिए हम तमाम ये चीजें आपको नहीं देंगे जिसको आप रटो। पहले समझो, हो सकता है आपको बहुत सारी प्रीवियस नॉलेज हो, लेकिन जब मैं यहाँ एग्जाम्पल लिखूंगा तो उसमें से किसी का आंसर आप लोग नहीं दोगे। हिंदी के साथ सबसे ज्यादा विडंबना यही है कि हर कोई ये समझ के बैठ गया कि मुझे तो आता है, कारक तो आता है, कारक ये होते हैं, लेकिन कारक जो होते हैं प्यारे बच्चों वहां से क्वेश्चन नहीं आता। वहां से क्वेश्चन आता है कि प्रथमा में कौन सी विभक्ति होती है, क्यों होती है, ठीक है। तो यहां पर संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है, तो क्यों होती है। वहां पे क्वेश्चन आता है कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं, प्रधान कर्म क्या होता है, गौण कर्म बताइए, रेखांकित कर देगा इसमें गौण कर्म कौन सा है, प्रधान कर्म कौन सा है। तो वहां सेंटेंस देके पर्टिकुलर शब्द को रेखांकित करके पूछा जाता है, सेंटेंस देके कारक पूछा जाता है, तो उस समय आपकी हालत खराब। ये तो सबको पता है कि कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपदान से अलग होना संबंध का के की रे रारी अधिकरण में पेपर संबोधन है, वो अरे ये सबको पता है, लेकिन ये पूछा तो नहीं जाता। ये तो पूछा जाता था 2005 से पहले।
मैंने कई बार बोला कि सारी चीजें चेंज हो रही है, मेरी क्लास नहीं चल रही है, तो रवि अपना नंबर आप मैनेजमेंट वालों को दे देना प्यारे बच्चों, कि दोबारा से एक बार बंद करके आप चला के देखो तो आपकी क्लास चलेगी, ठीक है। और आपको ये ध्यान रखना है कि बाई चांस अगर अभी नहीं चल रही है तो दोबारा से जब आप उसको बंद करके खोलोगे तो कई बार तब ठीक हो जाती है, और दूसरे आप साथियों की मदद ले सकते हो। कई बार किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में हमें नॉलेज नहीं होती है, तो इस वजह से भी हम थोड़ी सी प्रॉब्लम में आ जाते हैं, हमें पता नहीं होता कि चीजें कैसे चलेगी। तो इसलिए मैनेजमेंट से आप बात कर लेना प्यारे दोस्तों, अपना एक बार बंद करके देख लेना। हो सकता नेट नहीं है, कई बार बच्चे क्या करते हैं उसमें 2-2 सिम डाल रखे होते हैं और रिचार्ज उसको कराते हैं जिसमें सिम 2 पड़ा है। अगर सिम 2 यूज आप कर रहे हो और उसी पे नेट चला रहे हो तो उसकी स्पीड कम होगी, इसलिए आपकी क्लास चलेगी नहीं। तो सिम 2 को सिम 1 में डालो तब क्लास चलेगी। तो अजय बिल्कुल सारी चीजें होगी, उसकी टेंशन नहीं आपको लेना है। सिलेबस अमित पहले क्लियर कर चुके हैं प्यारे बच्चों, पहली क्लास है, यूट्यूब पे पड़ा है, यूट्यूब पे जाना, कैरियर व्हील खोलना, उसमें हिंदी की क्लास मिलेगी। कोई भी क्लास खोल के देख लेना, जो 3 फरवरी को हुई उसको देख लेना, या उससे पहले की सब में हम व्हाइट बोर्ड पे भी लिख देते हैं, और पीडीएफ फाइल के रूप में आपको आने वाले 2 से 3 दिन में वो सारा सिलेबस आपको मिल जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहां पर इसको समझो प्यारे बच्चों कि यहां पर जिस प्रकार कर्ता 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं सेंटेंस में, ऐसे ही प्यारे बच्चों कर्म भी 2 से अधिक हो सकते हैं। लेकिन उसमें से कर्म मुख्य वो कहलाएगा जिसको कर्ता सबसे पहले करता है, जिसको कर्ता सबसे ज्यादा चाहता है, कर्ता के लिए जो अभिष्ट है। मान के चलो हम होली दिवाली पे अनेक देवी देवताओं की पूजा करते हैं, और जिस भी देवी देवता की पूजा आप सबसे पहले करते हो वो कहलाए आपका कर्म, और जिनकी बाद में कर रहे हैं वो कहलाए आपका गौण कर्म। तो एक प्रधान कर्म और एक अप्रधान कर्म। तो आप कई बार खाना खिलाते हो किसी को, तो जिसको सबसे पहले आप चाय या प्यारे बच्चों आप दूध या खाना देते हो वो आपका मुख्य कर्म कहलाया, जिसको आप बाद में दे रहे हो वो आपका प्यारे बच्चों गौण कर्म कहलाया, अप्रधान कर्म कहलाया। तो यानी कि जब भी हम किसी चीज को चाहते हैं तो जो चीज को हम सबसे पहले चाह रहे हैं वो मेन मुख्य कर्म होता है, और जिसको बाद में चाह रहे हैं वो गौण कर्म होता है। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है, ये कर्ता इस कर्म को करते हुए जिन साधनों का प्रयोग करता है, करण का दूसरा नाम प्यारे बच्चों होता है साधन। इसी को हम हेतु भी कहते हैं। आपको यह ध्यान रखना है, जब भी मैं ओब्लिक करके कुछ लिखूं तो इसका मतलब है कि ये तो करण ये साधन एक ही सेंस में प्रयोग हुए हैं। तो गोपाल, रवि, अजय प्यारे बच्चों, टॉपिक चल रहा है समास के भेद और इसमें बता रहे हैं करण के बारे में। तो आपको यह ध्यान रखना है कि करण का दूसरा नाम होता है साधन। ये कर्ता इस कर्म को करते समय जिन साधनों का प्रयोग करता है वे सारे के सारे साधन करण कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्यारे बच्चों, अगर आप पेन से लिख रहे हो तो आप क्या हो, यहाँ कर्ता हो, आपका लिखना क्या है, कर्म है, और आपके हाथ में जो पेन है वो क्या कहलाता है, वो करण है। अगर आप स्कूटी से आए हो तो स्कूटी आपका करण, अगर आप बस से आए हो तो बस आपका करण, मेट्रो से आए हैं तो मेट्रो आपका करण, और बाइक से आए हो तो बाइक से आपका करण कहलाता है। यानी कि किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए जिन साधनों का, जिन माध्यमों का प्रयोग किया जाता है वे साधन और माध्यम क्या कहलाते हैं, करण कहलाते हैं। मेरे हाथ में जो ये मार्कर है ये मेरा करण है, और मैं जो ये कर्म कर रहा हूं ये हिंदी लिखने का ये कर्म कहलाता है, और मैं क्या हूं दोस्तों, करता हूं। संप्रदान उसे कहते हैं जिसके लिए कार्य किया जाता है। ये कर्ता इस कर्म को तो कर रहा है, साधनों का भी प्रयोग कर रहा है, लेकिन किस उद्देश्य के साथ कार्य कर रहा है, उसका अंतिम लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या, चाहता क्या है वो। तो आपको यह ध्यान रखना है, जिसको चाहा जाता है प्यारे बच्चों, यानी कि जिस टारगेट के लिए, प्राप्ति के लिए हम कार्य करते हैं, जिसके लिए कार्य करते हैं वो क्या कहलाता है, वो संप्रदान कहलाता है। तो यहां आपको यह ध्यान रखना है, संप्रदान की अपने आप में 2 कंडीशन होती है। एक तो जिसके लिए कार्य किया जाता है वो संप्रदान होता है, जिसके लिए, जिसको प्यारे बच्चों कोई वस्तु हमेशा हमेशा के लिए दी जाती है, बदले में कुछ नहीं ली जाती, वो भी संप्रदान होता है। तो संप्रदान की 2 कंडीशन हुई, एक तो जिसके लिए कार्य किया जाए, आप भर्ती होने के लिए पढ़ रहे हो, आप परीक्षा को पास करने के लिए पढ़ रहे हो, इसलिए भर्ती होना और परीक्षा में पास होना आपके लिए क्या कहलाता है, संप्रदान। राम ने रावण को सीता के लिए मारा, तो रावण को किस लिए मारा गया था, सीता के लिए, इसलिए सीता क्या कहलाएगी प्यारे बच्चों, संप्रदान कहलाएगी। यदि मैं कहूं कि राम ने रावण को बाण से सीता के लिए मारा, तो यहां राम क्या हो गया प्यारे बच्चों, कर्ता, और रावण को मारा क्या हो गया, कर्म, और बाण क्या हो गया यहाँ करण, और किसके लिए कार्य हुआ, यहाँ सीता के लिए, इसलिए सीता क्या कहलाएगी प्यारे बच्चों, संप्रदान कहलाएगी।
इसलिए जिसके लिए कार्य किया जाता है वो क्या कहलाता है? संप्रदान। और जो वस्तु हमेशा हमेशा के लिए दी जाती है, भारत ने नेपाल को आर्थिक सहायता दी या भारत ने नेपाल की आर्थिक मदद की, जब आर्थिक मदद करेगा वो पानी से करे, पैसों से करे, कपड़ों से करे या किसी भी पेट्रोलियम पदार्थ को देके करे, तो स्वाभाविक बात है जब आर्थिक मदद की जा रही है तो बदले में कुछ नहीं लिया जाएगा। राजा ने ब्राह्मणों को गाय दान में दी, अगर दान में कोई चीज दी जा रही है तो बदले में कुछ नहीं लिया जाएगा। अर्थात दूसरी कंडीशन वो हो गई दोस्तों, जहां कोई चीज हमेशा हमेशा के लिए किसी को दी जाती है तो जिसको वो वस्तु दी जाती है उसमें भी संप्रदान कारक होता है। अगर आप कपड़े धोबी को धोने के लिए दे रहे हो लेकिन वो कपड़े प्यारे बच्चों वापिस भी आते हैं, और जब वो कपड़े वापिस आते हैं तो फिर वहां संप्रदान नहीं होगा। अगर आप धोबी को परमानेंट दे रहे हो, लेकिन धोबी को परमानेंट कपड़े नहीं दिए जाते हैं, गरीबों को हो सकता है आपका कंबल दो, गरीबों को सेठ ने गरीबों को कंबल बांटे, तो वहां जो कंबल गरीबों को बांट रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है जब सेठ का गरीबों का झगड़ा हो जाएगा वो कंबल वापिस मांग लेगा। तो क्योंकि जो भी वस्तु दान में, भीख में, भिक्षा में, शिक्षा में, दीक्षा में दी जाती है तो आपको ये ध्यान रखना है वो क्या कहलाते हैं? संप्रदान। तो संप्रदान की दो कंडीशन हुई, जिसके लिए कार्य किया जाए। पहली कंडीशन क्या है प्यारे बच्चों संप्रदान की? संप्रदान की पहली कंडीशन है जिसके लिए कार्य किया जाए, जिसके लिए कार्य किया जाए वो भी क्या कहलाएगा? संप्रदान। दूसरा आपको यह ध्यान रखना है, जो भी वस्तु पदार्थ हमेशा के लिए जिसको दिए जाए वो भी संप्रदान कहलाता है। तीसरा भिक्षा, शिक्षा, दीक्षा, भीख, दान, दक्षिणा, भेंट, गिफ्ट, उपहार में जो भी वस्तु दी जाती है वो हमेशा हमेशा के लिए दी जाती है। प्यारे बच्चों जब भी आप भिक्षा दोगे या भीख दोगे तो उसके बदले में आपको कुछ नहीं मिलेगा। जब भी आप शिक्षा ग्रहण करते हो आपको यह ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, अगर मैंने आपको शिक्षा दी तो आप मेरी शिक्षा के एवज में आपको यह ध्यान रखना है जो दक्षिणा दिए हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरी शिक्षा को वापस कर सकते हो, और जो आपने पैसे दिए वो भी वापस नहीं हो, क्योंकि संप्रदान कह रहा है इस बात को। क्योंकि संप्रदान ये कह रहा है कि जो वस्तु एक बार दी जाती है, अगर वो वस्तु भिक्षा के रूप में दी जाए, शिक्षा दीक्षा के रूप में दी जाए, भीख के रूप में दी जाए, दान दक्षिणा के रूप में दी जाए या भेंट या गिफ्ट के रूप में दी जाए तो समझ लो वो हमेशा हमेशा के लिए दी गई, उसके बदले में कुछ नहीं लिया जाता है। तो आपने प्यारे बच्चों यहाँ जो पैसा दिया है वो पढ़ाने के एवज में आपने दक्षिणा दी है तो अब वो वापिस नहीं होगी। और आपको ये ध्यान रखना जो हमने आपको शिक्षा दी आप उसको भी वापस नहीं कर सकते, ये भी कंडीशन संप्रदान कह रहा है। एक घटना बताता हूं दिल्ली की। अरविंद केजरीवाल को एक राहुल नामक बिजनेसमैन ने एक ब्लू रंग की वैगन कार दी थी और 1 लाख रुपए पार्टी फंड में डोनेशन दिया था। लेकिन जब प्रशांत भूषण योगेंद्र यादव आम आदमी पार्टी को छोड़ के अलग हो गए तो वो राहुल नामक बिजनेसमैन भी पार्टी को छोड़ के अलग हो गए, उन्होंने भी रिजाइन दे दिया। और फिर उन्होंने बोला कि जिनकी मैं मदद से आया था, जिन लोगों की वजह से मैं आया था, जब वो लोग पार्टी में नहीं है तो मेरा भी पार्टी में कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मेरी वो ब्लू रंग की वैगन कार जिससे स्टार्टिंग में अरविंद केजरीवाल घूमा करते थे और वो मेरा पार्टी फंड में दिया गया 1 लाख का डोनेशन आप मुझे वापिस करो। लेकिन जब आशुतोष कभी जो IBN 7 के एंकर हुआ करते थे वो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है जो आजकल आम आदमी पार्टी से अलग हो चुके हैं, तो उन्होंने मीडिया के सामने ये बोला था कि शायद राहुल जी को पता नहीं है कि जो भी वस्तु भेंट में दी जाती है, गिफ्ट में दी जाती है, उपहार में दी जाती है, उसको वापस नहीं मांगा जाता। इसलिए प्यारे बच्चों जब भी आप किसी की पार्टी में, किसी के बर्थडे में, किसी की शादी में, किसी के प्रोग्राम में आप कोई गिफ्ट लेके जाते हो और मान के चलो वहां पे आपको देखा कि दूसरे जो यार दोस्त हो उसकी आओ भक्त ज्यादा हो रही है और आप कि पे ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है और आप वहां से मुंह फुला के चले आए और अगले दिन आप क्लास में मिले या स्कूल कॉलेज में मिले आप और उसको वो ये नहीं कह सकते कि मैंने 3,500 रुपया का आपको गिफ्ट दिया था, मेरा वापिस कर देना।
क्योंकि आपने वो फुहार दिया, आपने गिफ्ट दिया, आपने वो भेंट दी। और जब भेंट आपने दी प्यारे बच्चों, आपको ये ध्यान रखना है कि वहां उस भेंट के देने के कारण वो चीज हमेशा हमेशा के लिए दी गई, और जिसको वो दी गई है उसमें संप्रदान कारक होता है। तो रितेश सब में बताएंगे, आप बीती में भी बताएंगे, सब में बताएंगे, आप अपने आप ही आंसर दोगे। लेकिन अभी जो कह रहे हैं प्यारे बच्चों, जो पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान करो। कई बार ना आप लोगों को ब्रेन की खुजली ज्यादा होती है, और ब्रेन की खुजली का मतलब ये होता है कि उसको ना तो आप खुद खुजा सकते, ठीक है, उसका टीचर के पास ही सॉल्यूशन होता है। शरीर में कहीं भी खुजली होती है तो आप खुजा सकते हो, लेकिन कुछ बच्चों को ब्रेन की खुजली, पढ़ा रहे हैं कारक, और आप बीती आ गया रितेश का, आप बीती में, अरे बेटे कंडीशन अप्लाई करके भी आप कर सकते हो। जब आपको बता चुके हैं कि जहां पर प्यारे बच्चों कोई संख्यावाची शब्द हो तो वह द्विगु कहलाता है, जब इसमें संख्यावाची नहीं, द्विगु नहीं होगा। जब इसमें विशेषण विशेष्य नहीं है, वो भी नहीं होगा। कंडीशन अप्लाई करके भी आप बता सकते हो। और चूंकि अभी समाज समाप्त नहीं हुआ है, और जब समाज समाप्त हो जाएगा तो अपने आप पता चल जाएगा। हो सकता है तत्पुरुष के अंदर है, अभी मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि आप रटोगे, क्योंकि वहां केवल एक शब्द नहीं आएगा। हमें 1, 2 या 100 शब्द नहीं करने हैं समास के, ये करोड़ों शब्द हैं। उन करोड़ों शब्दों में हमें पता होना चाहिए कौन सा समास है, और वो तब कर पाओगे जब आप पूरा टॉपिक पढ़ के सीक्वेंस में। उसने 4 ऑप्शन दिया, जैसे आप बीती इसने पूछा है, बहुविधि समास दे दिया, क्या आप बीती थर्ड पर्सन है? नहीं है। इसके बाद क्या इसमें संख्यावाची शब्द आया शुरू में? नहीं आया, तो द्विगु भी नहीं होगा। इसके बाद में क्या इसमें प्यारे बच्चों दोनों शब्दों की प्रधानता है, आपकी भी और बीती की भी? ऐसा भी नहीं। क्यों? क्योंकि प्रतियोगिता नहीं है, विलोम शब्द नहीं है, आवर्ती नहीं है, अर्धावर्ती नहीं है, संबंध नहीं है। जब उनमें से कोई कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है तो ना द्विगु होगा, ना द्वंद्व होगा, ना बहुविधि होगा। अब बच कौन कौन से गए आपके? अब एक तो बच गया आपका अवयवी भाव समास, एक बच कर्मधारय भी नहीं होगा क्योंकि विशेषण विशेष्य नहीं है, उपमान उपमेय नहीं है, एक कार्य है, दूसरा कार्य को करने वाला भी नहीं है। तो 2 समास बच गए आपके। एक तत्पुरुष बच गया जो कि अभी चल ही रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ, और एक अवयवी भाव। तो कंडीशन अप्लाई करके भी आप कर सकते हो। अब आप ही बताओगे इसमें तत्पुरुष होगा या अवयवी भाव। जब आपको नहीं पता होता, एक ही चीज को 50 बार नहीं भेजोगे तो प्यारे बच्चों वो एक बार अगर आप दे देते हो तो वो हमारी सीक्वेंस में आ जाता है। लेकिन यहाँ पे टॉपिक करना है, और जो भी एक ही उसको बार बार कहने के बावजूद 10 से 12 बार उसी मैसेज को भेजेगा तो ध्यान रखना है उसका नंबर ब्लॉक हो जाएगा ऑटोमेटिक अपने आप। तो इसीलिए टॉपिक कंप्लीट होगा, अपने आप बताओगे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अभी जो एग्जाम हुआ है प्यारे बच्चों 2019 के लास्ट में, तो इसका मतलब आप वहां पे करके नहीं आए, तो इसीलिए यहां ध्यान रखना है सारे क्वेश्चन आएंगे प्यारे बच्चों। तो यहां पे इसको ये ध्यान रखना है, जो संप्रदान की जो कंडीशन होते हैं, ठीक है, आप बीती होती है, आप पर बीती। और जब प्यारे बच्चों ये ही नहीं आपको पता होगा तो आप कैसे बताओगे, ठीक है। तो इसमें अधिकरण तत्पुरुष समास है, ठीक है बेटे। अरे क्योंकि वो अभी पढ़ाया नहीं गया इसलिए आपका डाउट भी है, तो इसीलिए आपको आगे आगे नहीं भागना है। जो आगे आगे भागते हैं वो विद्वान लेखक साहित्यकार बनते हैं, और विद्वान लेखक साहित्यकार के प्यारे बच्चों फार्म नहीं आते। फार्म आते हैं टीचर के, फार्म आते हैं पुलिस के, फार्म आते हैं एसएससी के थ्रू अलग अलग डिपार्टमेंट के। तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो मेरे से पढ़ के विद्वान लेखक साहित्यकार बन जाते हैं। और ध्यान रखना, विद्वान लेखक साहित्यकार न घर के होते हैं न घाट के होते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हिंदी को पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, लेकिन प्यारे बच्चों फिर भी अलग कंडीशन में जी रहे हैं। तो इसीलिए प्यारे बच्चों आपको भर्ती के लिए पढ़ना है। और हमने क्या बोला कि अगर पढ़ाने के बावजूद भी अगर डाउट बच गया टॉपिक को कंप्लीट होने के बाद, तो इसका मतलब है कि फिर टॉपिक क्लियर नहीं है टीचर का। तो यहाँ पे आप ध्यान दो, सारी कंडीशन को समझो कि जिसके लिए कार्य किया जाता है वो भी क्या कहलाएगा, संप्रदान कहलाएगा। दूसरा, जो वस्तु पदार्थ हमेशा हमेशा जो वस्तु पदार्थ हमेशा के लिए जिसको दिए जाए वो भी क्या कहलाता है, दूसरी कंडीशन संप्रदान। और तीसरी कंडीशन क्या है, जब भी वस्तु कोई भिक्षा के रूप में, शिक्षा, दीक्षा, भीख, दान, दक्षिणा, भेंट और उपहार के रूप में दी जाए तो वो भी क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, संप्रदान। तो जिसके लिए कार्य किया जाएगा वो भी संप्रदान, और जो वस्तु हमेशा हमेशा के लिए दी जाएगी, जिसको दी जाएगी वो भी क्या कहलाएगा, संप्रदान कहलाएगा। आपको यह ध्यान रखना है, अगर कोई वास्तव में किसी को रुचिकर लगे, किसी को कोई अच्छा लगे, चौथी कंडीशन है संप्रदान की, तो आपको यह ध्यान रखना है जो चीजें अच्छी लगे, जो वस्तु अच्छी लगे या रुचिकर लगे, जो वस्तु अच्छी लगे या रुचिकर लगे वो क्या कहलाती है। यानी कि मुझे लड्डू अच्छे लगते हैं,
मुझे चावल बहुत अच्छे लगते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना मुझे लड्डू खाना पसंद है। तो यहाँ क्या है, चीजें रुचिकर है, वस्तु अच्छी लग रही है। तो जो भी वस्तु अच्छी लगती है उसमें भी प्यारे बच्चों संप्रदान कारक होता है। मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता है, मुझे मैच देखना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, मुझे खेलना पसंद है, मुझे मैच देखना बहुत आनंददायक है। तो जो भी वस्तु रुचिकर होती है, आनंददायक होती है, या जो भी वस्तु अच्छी लगे, पदार्थ अच्छे लगे, उस कंडीशन में भी कौन सा कारक होता है, संप्रदान। तो ऐसे नहीं है जिसके लिए कार्य किया जाता है, एक कंडीशन पढ़ ली और टॉपिक पूरा हो गया। आपको यूपीएसआई की भी तैयारी करनी है, बिल्कुल ये कई बार बता चुके हैं अंकुश बेटे। यूपीएसआई के लिए भी जब भी हिंदी स्पेशल का मतलब ही यही होता है कि ऑल इंडिया के अंदर जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम हैं, वो चाहे वो 10th लेवल के हो या 12th लेवल के हो, ग्रेजुएशन लेवल के हो, चाहे वो प्यारे बच्चों पीजीटी लेवल के हो, उनके स्पेशल बैच कोई भी हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो। स्पेशल का मतलब ये होता है जब भी स्पेशल बैच आता है कि उसमें सारे एग्जाम को टारगेट करके पढ़ाया जाएगा। तो इसीलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अभी जो टॉपिक चल रहा है उस पर आप थोड़ा सा फोकस करो, उस पर ध्यान दो। इसके बाद दूसरा क्या है, इसके अलावा अपादान कारक। अपादान प्यारे बच्चों, जहां से कोई वस्तु अपने अगर उत्पत्ति स्थान से, अपने जन्म स्थान से, या जिस पर वो टिकी है, अगर वो उससे पूर्ण रूप से अलग हो रही है, तो उसको हम कहते हैं अपादान कारक। उसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, अपादान कारक। हाँ बिल्कुल, अपने हाथ से नोट्स बनाओ तो ज्यादा अच्छा है, बिल्कुल। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, आज बातें ज्यादा कर रहे हो, ठीक है, और काम पे प्यारे बच्चों, पढ़ाई पे फोकस होना चाहिए। सारे क्वेश्चन आप लोगों के वे हैं जो अभी आने वाले 15 से 20 मिनट में आने वाले हैं, और सारे क्वेश्चन वो हैं जो तो आप पूछ रहे हो कि जिसका कोई तुक ही नहीं। आपने पहली वीडियो नहीं सुनी इसलिए तो यहाँ क्वेश्चन कर रहे हो, इसलिए मैं आंसर दूंगा भी नहीं। अगर आपको सिलेबस पूछना है, टाइम पूछना है, सब कुछ पेज पे लिखा हुआ है, सारा मैसेज के अंदर लिखा, ऊपर लिखा होता है 8 से 9:30। बहुत सारे बच्चे तो टाइम ही पूछ रहे हैं, अरे जब 8 बजे क्लास चली है और 9:30 तक चलती है तो टाइम वही रहेगा ना। कुछ पूछ रहे हैं कोर्स कितने में है, अरे वो क्लियर लिखा हुआ है बेटे 599 में कोर्स है। कुछ पूछ रहे हैं सर ये कितने दिनों में खत्म हो जाएगा, अभी शुरू हुआ नहीं, इतने में खत्म की पड़ी हुई है। तो प्यारे बच्चों, अगर पढ़ना है तो मैंने कई बार बोला, आप स्टार्टिंग की पहली वीडियो सुनो, उसमें मैं सिलेबस पे चर्चा करता हूं, फिर मैं सिर्फ और सिर्फ टॉपिक पे चर्चा करता हूं। फिर ये उधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए। लाइव क्लास में आप हो सकता है आपको आदत पड़ी हो दूसरी जगह से पढ़ के इस तरह से मजे मजे में बात करने की, रामायण महाभारत दाएं बाएं टॉपिक को, मैं टॉपिक के दाएं बाएं बात नहीं करूंगा, ठीक है ना, उनका मैं आंसर दूंगा। सर केवीएस के लिए भी है, वो आ गया संदीप का, हद हो गई, ठीक है बेटे। आप सब लोग ये बैच किसके लिए है किसके लिए नहीं है, वो एक बार स्टार्टिंग में वो पोस्टर देखो जो स्टार्टिंग में आपको दिखाया गया था, जो वीडियो पड़ी है 3 तारीख की, और उसमें व्हाइट बोर्ड पे क्या क्या लिखा है वो सिलेबस देखो, और उसके बाद में वहां जो बोला गया कि क्या पढ़ाएंगे इसमें क्या नहीं पढ़ाएंगे वो आप सुनो, तब आपको आंसर मिलेगा। हर क्लास में नहीं बताऊंगा ये बैच किसके लिए। ये इंडिया में जितने भी एग्जाम है, और टीचिंग के हैं, नॉन टीचिंग के हैं, एसएससी के, हरियाणा एसएससी के, यूपी SSS के, यूपी पीसीएस के, यूपी लोअर अपर के हैं, राजस्थान है, झारखंड है, पटवारी है, चाहे पुलिस के, जिनका भी है उन सबका वो प्यारे बच्चों ये बैच है। और जब भी पूछना है इसका ड्यूरेशन क्या है, फीस कितनी है, इन तमाम क्वेश्चन का जो आंसर है वो पहली वीडियो में आपको मिलेगा। दोबारा से उस तरह के क्वेश्चन आपको नहीं देखना है। यहां पे ध्यान दो आप, अपादान कारक। अपादान क्या होता है प्यारे बच्चों, जहां भी कोई वस्तु जहां से उत्पन्न होती है, जो वस्तु का प्यारे बच्चों उत्पत्ति स्थान है, जन्म स्थान है, जहां पर वो वस्तु टिकी होती है, तो वो क्या कहलाता है, अपादान। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा ये व्हाइट बोर्ड ये दीवार पे टंगा हुआ है, दीवार पे लगा हुआ है, अगर मैं इसको दीवार से अलग कर दूं तो ये अपादान कहलाएगा, क्योंकि इसने अपने आधार को छोड़ दिया है। क्योंकि ये किस पे था, ये दीवार पे था, यानी कि वहां पर वो उसका आधार था, वो उसका जन्म स्थान था, वो उसका उत्पत्ति स्थान है। जब वो आधार ही नहीं रहेगा, जैसे मोहन घोड़े से गिरा, इसका मतलब मोहन घोड़े पे बैठा हुआ था, और जब घोड़ा पहुंच जाएगा आगे और मोहन पड़ा होगा पीछे, तो वो कारक कहलाएगा अपादान कारक। लेकिन घोड़े से गिरते समय अगर उसके पूंछ हाथ में आ जाती है या कान हाथ में आ जाते हैं घोड़े के, तो फिर अपादान कारक नहीं होगा। जब तक वो अपने उस आधार को, अपने उत्पत्ति स्थान को, जन्म स्थान को, जहां पर वो कार्य हो रहा है, जब तक वो उसको नहीं छोड़ेगा, उससे पूर्ण रूप से अलग नहीं होगा, तब तक अपादान नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सीढ़ियों पे से उतर रहे हो, और उतरते समय प्यारे बच्चों आपका पैर स्लिप कर गया, और पैर स्लिप करने के दौरान अगर आप सीढ़ियों पे 2-3 सीढ़ियों पे फिसलने के बाद में आप वहीं पे रुक गए, तो फिर अपादान नहीं होगा।
लेकिन सारी सीढ़ियों से आप क्रॉस करके बाहर रोड पे अगर निकल जाते हो, या ऊपर से फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर से आप नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आ जाते हो, तो इसका मतलब है कि जैसे आपने सारी सीढ़ियों को छोड़ दिया, तो इसका मतलब है प्यारे बच्चों अपादान कारक हो गया। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि वास्तव में पत्ता अपनी टहनी से अलग हो चुका है, और जब वो पेड़ से अलग हो गया तो अपादान कारक। गंगा हिमालय से निकलती है, तो वहां प्यारे बच्चों जो गंगा का जन्म स्थान है, उत्पत्ति स्थान है, वो हिमालय है। ये हिमालय है, इस पे ये बर्फ जमी हुई है, बर्फ का पिघलना शुरू हो गया और ये कहां पहुंच गया? समुद्र में। क्या इस पानी का जो हिमालय से निकला है, अपने इस आधार से निकला है प्यारे बच्चों, क्या इस पानी का इस समुद्र से कोई संबंध है? कोई संबंध नहीं। क्या इस पानी का जो समुद्र में पहुंच गया इस हिमालय से कोई संबंध है? नहीं है, इसलिए अलग हो गया। और जब अलग हो गया, आपको यह ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, अलग होने की कंडीशन में यहां क्या लिखा है? अपादान से अलग होना, अर्थात पृथकता पाई जाती है, अलग होना पाया जाता है। तो जब अलग होना पाया गया तो वो क्या कहलाएगा? अपादान। चूहा बिल से बाहर निकला, तो इसका मतलब चूहे ने बिल को छोड़ दिया, और जब चूहे ने बिल को छोड़ दिया तो वो क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? अपादान कारक कहलाएगा। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है, अपादान में भी से का प्रयोग होता है और करण में भी से का प्रयोग होता है, और जब भी से अलग होना पाया जाए तो उस कंडीशन में वो क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? वो अपादान कारक कहलाता है। तो अपादान कारक के इसके अलावा भी प्यारे बच्चों कुछ कंडीशन होती है, और उन कंडीशन को लॉजिकली आप लोगों को समझना है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन वहीं से ही आते हैं। तो इसके अलावा जो अपादान की कंडीशन है वो ये है कि जहां जिससे डर लगे, जैसे अभी 4 कंडीशन किसकी बताई आपको? संप्रदान कारक की, कि संप्रदान कहां कहां हो सकता है। इसीलिए अपादान की जो कंडीशन है प्यारे बच्चों, अपादान कारक, तो पहली कंडीशन अपादान की यह है जिससे डर लगे, जिससे भय या डर लगे, वो भी क्या कहलाता है? जैसे बच्चे कुत्ते से डरते हैं या आप शेर से डरते हो। जब बच्चे कुत्ते से डरते हैं या आप शेर से डरते हो, इसका मतलब यहां शेर से डरा जा रहा है और बच्चे कुत्ते से डर रहे, तो यहां कुत्ते और शेर में अपादान कारक होगा। जिससे डरा जाए, जिससे भय या डर लगे, वो क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? वो कहलाएगा अपादान कारक। दूसरा, जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए, वो भी क्या कहलाता है? अपादान कारक। जैसे राम मोहन से बुद्धिमान है और मेरा मित्र मेरे से बहुत ज्यादा चालाक है, तो यहां तुलना हो रही है। राम मोहन से बुद्धिमान है, यहां भी तुलना हो रही है, और मेरा मित्र मेरे से बहुत ज्यादा चालाक है, यहां पे भी तुलना हो रही है। तो इसीलिए प्यारे बच्चों आपको यह ध्यान रखना है कि जहां दो व्यक्ति में, दो वस्तु में, दो पदार्थों में आपस में तुलना की जाती है, तो आपको यह समझना है कि तुलना करने के क्रम में प्यारे बच्चों वो क्या कहलाता है? अपादान कारक कहलाता है। या सीता राधा से अधिक सुंदर है, तो यहां पे भी तुलना हो रही है, और जब सीता राधा से अधिक सुंदर है प्यारे बच्चों, तो वो भी क्या कहलाता है? तुलना। और जब तुलना होगी तो वहां क्या कहलाएगा? अपादान कारक। इसके बाद आपको यह ध्यान रखना है, जिससे ईर्ष्या की जाए, जिससे ईर्ष्या, द्वेष, घृणा की जाए, वो भी क्या कहलाता है? जैसे दुर्योधन भीम से ईर्ष्या रखता है, और जब दुर्योधन भीम से ईर्ष्या रखता है तो ईर्ष्या करने में क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? अपादान। देखो आपको वही बात है, आपको इन कंडीशनों को आप उसी के आधार पे समझो। आधार से हमेशा के लिए अलग हो या क्षणिक अलग हो तब भी, प्यारे बच्चे देवेश जब मैं बोलता हूं तो आप उस चीज को थोड़ा सा सीक्वेंस में आप समझो और ढंग से उस चीज को सुनने की कोशिश करो। हमने ये कहा बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे, अभी भी देंगे, ठीक है? तो अभी टॉपिक पूरा नहीं हुआ, इसलिए आपको ये ध्यान रखना जो भी हम बता रहे थोड़ा उस पर ध्यान दो। और जब मैं ये कहूँ कि टॉपिक कंप्लीट हो गया, कोई डाउट बचा, तो प्यारे बच्चों ये सच में बता रहा हूं डाउट नहीं बचेगा।
जब हमने ये कहा जब वो आधार से पूर्ण रूप से अलग हो जाए। मोहन घोड़े पे बैठा था, अगर वो घोड़ा आगे चला गया, मोहन पीछे चला गया, तो इसका मतलब वो अपादान कारक हो गया, आधार से अलग हो गया। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है, अपने चीजें रटी हुई है, रटी हुई चीजों की वजह से आपको डाउट हो रहे हैं। दूसरा, आपको अगर घोड़े की पूंछ हाथ में आ गई होती या घोड़े के आपके कान हाथ में आ गए और घोड़े के साथ साथ आप जा रहे हो, तो प्यारे बच्चों वहां पर आपको ये ध्यान रखना वो अपादान नहीं होगा। वो क्षणिक अलग होना, अलग होने का मतलब तो ये हुआ बिजली ने आपको पकड़ लिया और उठा के फेंक दिया तो अपादान, और बिजली से आप चिपके हुए हो तो इसका मतलब अपादान नहीं है। आप कुर्सी पे बैठे हो और किसी ने कुर्सी खींच दी, आप अलग हो कुर्सी अलग हो तो अपादान, लेकिन आपका पैर आपका हाथ कुर्सी पे है तो अपादान नहीं होगा, क्योंकि आपने आधार को नहीं छोड़ा है। तो जिससे ईर्ष्या द्वेष घृणा की जाती है वो क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, वो भी अपादान कहलाएगा। क्योंकि यहां जिससे ईर्ष्या की जाती है तो आपको ये जानना है, एक लड़का किसी दूसरे लड़के से द्वेष रखता है, एक लड़की किसी दूसरी लड़की से घृणा रखती है, तो उस कंडीशन में जिससे घृणा है, जिससे द्वेष है, जिससे ईर्ष्या है, तो वो क्या कहलाएगी प्यारे बच्चों, अपादान कारक कहलाएगा। जिस तिथि से, जिस तिथि दिन महा वर्ष से कार्य आरंभ हो, वो भी क्या कहलाता है, अपादान। ये चौथी कंडीशन है अपादान की। अगर मैं कहूं कि 28 फरवरी 2020 को भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच आरंभ होंगे, तो इसका मतलब वहां कार्य है, और मैंने आपको तिथि भी दी, आपको मैंने माह भी बताया, इसके बाद में वर्ष भी बताया। तो जब जिस तिथि से अर्थात दिनांक से, तारीख से, जिस दिन से, जिस महीने से, जिस वर्ष से कोई कार्य का आरंभ होना पाया जाता है, उस कंडीशन में भी अपादान कारक होता है। इसके बाद पांचवा, जिससे शिक्षा ग्रहण की जाए, जिससे शिक्षा ग्रहण की जाए, वो भी प्यारे बच्चों क्या कहलाएगा, अपादान कारक कहलाएगा। आप शिक्षक से विद्या प्राप्त करते हो, आप गुरु से शिक्षा प्राप्त करते हो, तो यहां पे आपको क्या है प्यारे बच्चों, यहां शिक्षा ली जा रही है, शिक्षा ग्रहण की जा रही है, और जिससे शिक्षा ली जाती है उस अध्यापक में, उस शिक्षक से, उस गुरु में क्या होगा, अपादान कारक होगा। इसके बाद 6 कंडीशन, जिससे संस्कार सीखे जाते हैं, जिससे संस्कार सीखे जाए। आप माता पिता से संस्कार प्राप्त करते हो, आप माता पिता से संस्कार सीखते हो, तो यहां माता पिता क्या होंगे प्यारे बच्चों, अपादान कारक। तो अपादान कारक के, या जो अपने वस्तु या आधार से अलग हो जाए, जो वस्तु जिस उत्पत्ति या जन्म स्थान या जगह से अलग हो, हमेशा हमेशा के लिए। अब पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अब दोबारा से आंधी आ गई, पत्ते दोबारा फिर थोड़े लग जाएंगे टहनी में या पेड़ में। तो जो वस्तु जिस उत्पत्ति स्थान से, जन्म स्थान से पूर्ण रूप से अलग हो या हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाए, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है प्यारे बच्चों, अपादान कारक होता है। तो अपादान के होने की जो पॉसिबिलिटी है किसी सेंटेंस में या किसी स्थिति परिस्थिति में, तो उसकी ये 7 कंडीशन है, जिससे भय या डर लगे। आप कुत्ते से डरते हो, आप शेर से डरते हो, आप बिजली से डरते हो, तो वो प्यारे बच्चों जिससे भी डरा जाता है उसी में क्या कहलाएगा, अपादान कारक। जिससे तुलना की जाती है कि मेरा मित्र मेरे से बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, या राम शाम से ज्यादा बुद्धिमान है, राम शाम से ज्यादा चालाक है, यहाँ तुलना हो रही है, तो उसमें भी अपादान कारक होगा। जिससे ईर्ष्या द्वेष घृणा की जाए है, दुर्योधन भीम से ईर्ष्या रखता है, द्वेष रखता है, घृणा रखता है, तो यहाँ प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है, जिससे भी वो करे वो भीम से कर रहा है, इसलिए यहाँ प्यारे बच्चों भीम में अपादान होगा। क्योंकि उसका रीजन ये है, जिससे भी आप डरोगे, जब डरोगे तो प्यारे बच्चों आप अलग होने की कोशिश करोगे, ये तो उसको अपने से अलग करने की कोशिश करोगे या खुद अलग होगे। अलग होने में कौन सा कारक होता है, अपादान कारक। जिससे तुलना की जाएगी तो स्वाभाविक बात है वो दूसरे से अलग कर रहा है अपने आप को,
जब तुलना करेंगे तो एक अलग हो गया दूसरे से, तो अलग करने में कौन सा कारक होता है? अपादान कारक। जिससे ईर्ष्या द्वेष गणना करोगे तो स्वाभाविक बात है आप उससे अलग होगे या वो आपसे अलग जाएगा, और अलग होने में अपादान कारक है। जिस तिथि दिन माह से कार्य आरंभ हो उसमें भी अपादान होता है। जिससे शिक्षा ग्रहण की जाए आप उससे एकदम अलग होते हो, तो इसीलिए भी प्यारे बच्चों क्या कहलाता है? अपादान कारक। जिससे संस्कार सीखे जाते हैं, बच्चे माता पिता से संस्कार सीखते हैं, तो वहां माता पिता क्या हो गए प्यारे बच्चों? अपादान कारक। जो वस्तु जिस उत्पत्ति जन्म स्थान से या जगह से अलग हो जाए तो वो भी क्या कहलाता है? पेड़ से पत्ते गिरते हैं, गंगा हिमालय से निकलती है, इन सभी कंडीशनों में अपादान कारक होगा। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है। प्राची, प्रीतम, संदीप, गौरव और आयुषी, तो आपको ये ध्यान रखना है आयुष प्यारे बच्चों कि यहां पर हम जो टॉपिक चल रहे हैं वो कारक के भेद पढ़ रहे हैं और सीक्वेंस में लेके चल रहे हैं। तो सबसे ज्यादा संप्रदान और अपादान की ये नई कंडीशन पूछी जाती है जो हाल फिलहाल आती है, क्योंकि पुराने जो क्वेश्चन थे वो आज के टाइम में नहीं पूछे रहे हैं। 2010 तक में पूछे जाने वाले क्वेश्चन 2020 में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में जमीन आसमान का अंतर है। नए नए तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए आपको इन तमाम चीजों का ध्यान रख के आगे बढ़ना है। बेटे आपको यह ध्यान रखना है, बच्चे वही जुड़े जो रिजल्ट दे सकते हैं, बच्चे वही जुड़े जिसको मैच्योरिटी है, बच्चे मेरे साथ वही जुड़े जिसको ब्रेन की खुजली ना हो। टॉपिक कंप्लीट हुआ नहीं उससे पहले डाउट, जब टॉपिक कंप्लीट हुआ नहीं तो डाउट तो होंगे ही प्यारे बच्चों, क्योंकि आप रट्टा मारते हो। और रटने से भर्ती नहीं होते, रटने से पेपर तो दोगे। पेपर तो 8 से 10 लाख बच्चे देते हैं, लेकिन उनमें कंपटीशन सिर्फ 2000 बच्चों में होता है। तो 2000 बच्चे चीजों को सीक्वेंस में समझ के अपना सिलेबस पूरा करते हैं, और बाकी है भीड़। उन भीड़ से प्यारे बच्चों उन 2000 के बीच ही कंपटीशन होता है जो अपने सिलेबस को सही ढंग से प्यारे बच्चों पदों करके गए हैं, तैयार करके गए। तो आपको ये ध्यान रखना है, जहर नहीं है, मैं जान चिपकाता नहीं हूं। ये कैरियर विल ऐप वो ऐप है जो बच्चों को मक्खन नहीं लगाता है कि हम ये हैं हम वो हैं, बिल्कुल नहीं है। हम तो प्यारे बच्चों धमका धमका के पढ़ाते हैं, डांट डांट के पढ़ाते हैं बच्चों को। पूरा माने छोड़ के भाग जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लाख बच्चे पढ़ते हैं, लाख में से 10,000 बच्चे चले जाएंगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन बच्चे सिर्फ वही जुड़े जिसको ब्रेन की खुजली ना हो, बच्चे वही जुड़े जिसको अपने नौकरी लेनी है, बच्चे वही रहे जिसके पास 50 घंटे हैं, जो पढ़ाई को 50 घंटे दे सकते हैं, और जिसके पास इधर उधर की बातें करने के टाइम है प्यारे बच्चों, तो उसके लिए भर्ती आएगी 2021 में भी आएगी, 22 में भी आएगी, वो उस समय तैयारी कर लेना। अभी यहां पर कम से कम समय में बहुत इफेक्टिव तरीके से काम होता है। उसके लिए आपका मैच्योर होना और आपको अपने अंदर पेशेंस रखना और चीजों को उस तरह से पढ़ना जो पढ़ने पढ़ाने के तरीके होते हैं, तभी पढ़ने में मजा आएगा, अदरवाइज नहीं। सर टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो डाउट नहीं बचेगा। बिल्कुल सही कह रहे हो प्यारे बच्चों, अगर डाउट बच गया तो जान लो आप में, हाँ बिल्कुल वो तो क्लियर है। अगर प्यारे बच्चों टॉपिक कंप्लीट होने के बाद डाउट बचते हैं तो इसका मतलब यह आपकी गलती नहीं है, आपका टीचर कंप्लीट नहीं। ये सच्चाई बता रहा हूं, मैं कड़वा बोलता हूं लेकिन ध्यान ये रखना है प्यारे बच्चों। इसलिए बोलता हूं क्योंकि मुझे पता है जो बच्चे टीचरों की बात पे थोड़ा भरोसा कर लेते हैं, टीचर की बात अगर मान लेते हैं तो समझ लो उनका कम समय में बहुत अच्छा रिजल्ट हो जाता है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं पढ़ते पढ़ते किसी के सर के बाल उड़ गए हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, किसी की 40 साल हो गई, किसी की 35 साल हो गई है। उसमें 2-3 रीजन थे, मैं ये नहीं कहता उन्होंने ये तमाम गलतियां की हैं जो आप अभी कर रहे हो। उनके अंदर जब भी वो पढ़ना किसी से चाहते थे तो पढ़ नहीं पाए, अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाए। उसका रीजन ये वो अपने आप को ये समझ के बैठ गए कि हमको तो सब कुछ आता है, इस दुनिया में कोई कंप्लीट नहीं है, ना मैं हूं ना आप हो। लेकिन दिक्कत ये है कि हाँ मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो हिंदी है, स्वाभाविक बात है कि हिंदी में जो मेरा अचीवमेंट होगा वो आपसे ज्यादा होगा। अब वो एनालिसिस ऑब्जर्वेशन, मेरा जो अनुभव है, मेरी जो मेहनत है, वो किस तरह से आपके काम आ सकती है प्यारे बच्चों, वो सबसे ज्यादा जरूरी चीजें होती है। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है बेटे, जब भी आप क्लास मिस करोगे, ये दिक्कत उन बच्चों के साथ ज्यादा आती है जो बीच बीच में से क्लास में खोल के देखते हैं या एक क्लास में लाइव आ गए बाकी में हो गए गायब। पहली 2-3 क्लास जिसने नहीं सुनी उनको तो कुछ समझ में आना ही नहीं है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। इसीलिए तमाम क्वेश्चन है, आप अगर जुड़ना है, आपके पास अगर 1.5 घंटा है तो आप कंटिन्यू रहो बेटे, ज्यादा नहीं लेता। मैं 40 क्लास में 1.5 घंटे की अपना सिलेबस पूरा कर देता हूँ, 1 से 1.5 महीने में सिलेबस पूरा हो जाता है, इसलिए टेंशन आपको नहीं लेना है। तो यहाँ क्या है, संबंध कारक। संबंध में आपको ये ध्यान रखना है, हम उसमें कहते हैं जब किसी एक संज्ञा का या सर्वनाम का, सेंटेंस में हम संज्ञा सर्वनाम प्रयोग करते हैं, सेंटेंस मीन्स वाक्य। जब किसी सेंटेंस में किसी एक संज्ञा सर्वनाम का किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध बताया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, संबंध कारक। तो संबंध कारक की क्या डेफिनेशन हो गई,
ये आप दोबारा से खोल के नोट कर सकते हो अगर आप नोट्स बना रहे हो, लेकिन प्यारे बच्चों ये पीडीएफ फाइल में भी देंगे। सर आपके पढ़ाने का तरीका इन्हें पता नहीं है। हाँ, कुणाल कह रहा है नहीं वो ठीक है, पढ़ाई डाउट पूछो, जो भी टॉपिक चले अच्छे है, लेकिन ये पूछना सर कितने में पैसे, कितने पैसे का बैच है, ये पूछना कि कब खत्म हो जाएगा, और ये पूछना सर इसमें कौन कौन सा सिलेबस होगा, ये पूछना कि सर ये केवीएस के लिए है, सर ये यूपीएसआई, ये बार बार रोज रोज थोड़े तो बताएंगे बेटे, वो डेमो में बता चुके हैं, वो क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। ठीक है, आप अपने डाउट पूछो जो भी है, डाउट क्लियर नहीं होंगे तब तक आगे कैसे बढ़ोगे। तो डाउट अगर है वो तो बताएंगे। किसी बच्चे ने अभी पूछा था आप भी थी बताओ सर कौन सा समास है, हालांकि टॉपिक नहीं वही चल रहा था कि अधिकरण तत्पुरुष अभी बताएंगे तभी तो बता पाओगे उसको। ठीक है, तो बिल्कुल एक्टिव, हाँ बिल्कुल ये सही कह रहे हैं आप। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मजा आ रहा है पढ़ने में, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, मैं 2-4 बच्चों की वजह से पूरे बैच का जो टाइम है वो वेस्ट नहीं होने दूंगा, क्योंकि मेरा टारगेट ये होता है किसी भी एक क्लास में मेरा कम से कम एक टॉपिक कंप्लीट हो जाए, कई बार 2 टॉपिक भी हो जाते हैं। तो संबंध कारक किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? संबंध कारक होता है जहां संबंध कारक जब किसी वाक्य में किसी संज्ञा सर्वनाम का संबंध किसी दूसरे संज्ञा सर्वनाम के साथ बताया जाए, या जब किसी एक संज्ञा सर्वनाम का जब किसी दूसरे संज्ञा व सर्वनाम के साथ बताया जाता है, तो आपको यह ध्यान रखना है जो संबंध बताने का काम कर रहा है उसी को हम संबंध कारक कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राजा दशरथ राम के पिता थे, तो यहां देखो क्या है, एक संज्ञा क्या है राजा दशरथ और दूसरा क्या है राम। तो जब सेंटेंस में किसी एक संज्ञा सर्वनाम का किसी दूसरी संज्ञा, सर आप आज जबरदस्त बात कर रहे हैं, हिला के रख दिया है। नहीं नहीं बेटे देखो मैं कड़वा बोलता हूँ, ध्यान ये रखना है, क्योंकि मुझे पता है हिंदी वे लोग ज्यादा पढ़ते हैं या हिंदी उन एग्जामों में ज्यादा आती है जो बड़ी बड़ी भर्तियां होती है। अब उसमें अगर आपको सही ट्रैक पे लेके नहीं आऊंगा तो आप दाएं बाएं की चीजों में उलझे रहोगे, फिर वो मौका आपके हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि आपके पास गिने चुने गोल्डन चांस मिलते हैं आपको। ठीक है, जब वो चांस आप गंवा देते हो फिर जिंदगी भर आप हाथ मलते रह जाते हो। इसलिए पढ़ने पढ़ाने के दौरान हमको जब भी माँ बाप डांटते हैं, चाहे वो अनपढ़ ही है, वो बेशक वो कभी स्कूल में नहीं गए, लेकिन उनके पास अपना अनुभव है, उन्होंने जिंदगी को बहुत नजदीक से जिया है, उन्होंने लाइफ में बहुत सारे संघर्ष झेले हैं, और न तो आपको उनके अनुभवों का पता न आपको उनके संघर्षों का पता, इसलिए आप माँ बाप की किसी भी बात का बुरा मान के और बेफालतू की चीजें करने लगते हो, या माँ बाप को ये मान लेते हो कि एक जनरेशन गैप की वजह से कि नहीं हमारी जनरेशन अलग है, समय अलग है, माँ बाप के टाइम का समय अलग था। लेकिन मैं सच्चाई ये बता रहा हूं कि जब जब हम माँ बाप की या किसी बड़े की बात का बुरा मानते हैं तो समझ लो आप कोई ना कोई गलती करने वाले हो, क्योंकि वो जब भी बोलेंगे आपको वो अपनेपन से बोलेंगे, वो बोलेंगे बुरा जरूर, कड़वा जरूर बोलेंगे, लेकिन वो बुरा बोलेंगे जो आपको लगेगा, क्योंकि उन्होंने समय को भी आगे का देखा है कि आगे कैसा समय आ रहा है, फिलहाल कैसा रहा, उन्होंने पीछे का भी, क्योंकि उनके पास जो अनुभव है वो अपने से पहले वाली पीढ़ी का है, यानी कि आपके दादा दादी का, आपके नाना नानी का अनुभव उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो एक तो अनुभव और एक उन्होंने जिंदगी को बहुत गहराई से जिया है, और इसीलिए वो अपनापन मान के आपको बुरा कहते हैं। अगर उसका भी आप बुरा मान गए तो इसका मतलब यह है कि बस आप टीन हो, झट गर्म और झट ठंडे वाले होने में, और टीन की वैल्यू आपको पता है मार्केट में क्या है। तो इसीलिए प्यारे बच्चों आप वो टीन मत बनो कि झट गर्म हो जाओ और झट एकदम ठंडे हो जाओ। तो माँ बाप की बात का बुरा या जो भी आपके कैरियर से जुड़ा हुआ है, चाहे वो आपका साथी है, चाहे आपका टीचर है या आपका कोई रिश्तेदार है, आपको बेशक वो कड़वा बोले लेकिन उनकी बात का बुरा नहीं मानना है, क्योंकि अगर वो कुछ भी कह रहे हैं वो आपके कैरियर के लिए कह रहे हैं। और जब तक हम ये इधर उधर की बेफालतू की चीजें ना छोड़ के अपने टॉपिक पे फोकस नहीं करेंगे तब तक यही चलता रहेगा। और पढ़े तो हिंदी 20 बार पहले हैं, 15 अलग अलग टीचरों से पढ़े, 6ठी से लेके
12वीं तक हिंदी पढ़े थे, ग्रेजुएशन में भी बहुत सारे हिंदी पढ़े हैं, इसके बाद यूट्यूब चैनल से भी आप हिंदी पढ़ के बैठे हो, कम से कम 10 से 12 किताबें आपने पढ़ ली हैं, उसके बावजूद भी हिंदी कंप्लीट नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि आपने तमाम वे गलतियां की है जिनके लिए मैं आपको थोड़ा सा टाइट करता हूं, आपके पैच थोड़ा सा खींचता हूं। तो इसीलिए आपको यह ध्यान रखना है, यहां जब टॉपिक चल रहा है तो टॉपिक पे ध्यान दो। दाएं बाएं का चैनल पकड़ लिया, चल तो रहा है 98.3 एफएम, और 98.5 आप पकड़ोगे तो 3 पे जो चीजें पढ़ाई जा रही है वो आपके काम की नहीं आएगी। तो आपको यह ध्यान रखना है प्यारे बच्चों कि यहां संबंध कारक में जो डेफिनेशन है, जब वाक्य में किसी संज्ञा सर्वनाम का संबंध किसी दूसरी संज्ञा व सर्वनाम से बताया जाता है तो उसको कहते हैं हम संबंध कारक। राजा दशरथ राम के पिता थे। एक तो यहां दशरथ है, एक राम है, 2 संज्ञा है, और एक संज्ञा का संबंध दूसरी संज्ञा से बता रहे हैं, तो इसलिए क्या कहलाया ये प्यारे बच्चों, ये कहलाया संबंध कारक। ऐसे दूसरा सेंटेंस अगर हम ये ले, यशोदा कृष्ण की माता थी, तो यहां एक यशोदा है और एक कृष्ण, दोनों क्या है, संज्ञा है, किसी वस्तु व्यक्ति स्थान प्राणी भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहां यशोदा कृष्ण क्या है, संज्ञा है, और यहां जब इस संज्ञा का संबंध इस संज्ञा के साथ बताया जाए तो वो क्या कहलाएगा, संबंध कारक। और यहां पे क्या आया है, राजा दशरथ राम के पिता है, यशोदा कृष्ण की माता है। तो प्यारे बच्चों आपको यह ध्यान रखना है कि यहां पे के आया है, की आया है, और जिसके साथ ये कारक चिन्ह होते हैं कारक उसी में होता है। ये सेंटेंस तो संबंध कारक का है, लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि संबंध किस में है, राजा दशरथ में है, राम में है, या पिता में है, या इनमें सभी में है, तो वहां राम में संबंध है। किसके साथ कारक चिन्ह आते हैं, जिसके साथ प्यारे बच्चों परसर का प्रयोग होता है उसी में कारक होते हैं। इसीलिए यहां कृष्ण में कारक है, यहां राम में कारक है, और कौन सा कारक है, संबंध है, क्योंकि कृष्ण का संबंध यशोदा से, राम का संबंध दशरथ से बताया जा रहा है। इसीलिए आपको यह ध्यान रखना है, ये संबंध कारक के एग्जाम्पल होंगे। ऐसे ही आप ये भी कह सकते हो, अगर मैं तीसरा एग्जाम्पल लू, यह है मेरा भाई है, या मैं 4th एग्जाम्पल लू, यह है पुस्तक मेरी है, या मैं 5th एग्जाम्पल लू, राम की गाय चरती है। तो ये क्या कहलाएंगे प्यारे बच्चों, ये सारे एग्जाम्पल संबंध कारक के। क्यों है, यह मेरा भाई है, यहां कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया मैंने, लेकिन आपको डेफिनेशन के आधार पे भी तो पहचानना होता है। तो जी प्रवीण, राम राम, सतीश, यश, मोहम्मद, प्यारे बच्चों आपको यह ध्यान रखना है कि यह मेरा भाई है, यहां इस सर्वनाम का इस संज्ञा के साथ संबंध बताया जा रहा है, यहां पर इस सर्वनाम का इस सर्वनाम के साथ संबंध बताया जा रहा है। तो यानी कि जब संज्ञा का संज्ञा के साथ, सर्वनाम का सर्वनाम के साथ, संज्ञा का सर्वनाम के साथ संबंध बताया जा रहा है तो वो क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, संबंध कारक। राम की गाय चरती है, इसमें मैंने प्रयोग कर लिया की, लेकिन इनमें दोनों सेंटेंसों में का के की नहीं था, वहां आप डेफिनेशन अप्लाई करके ही आप कारक बताओगे कि सेंटेंस किस कारक से संबंधित है। और जहां पर प्यारे बच्चों कारक चिन्ह दिया होता है, यहाँ की है, यहाँ के है, यहाँ की है, आप इससे भी पहचानोगे, क्योंकि का के की का प्रयोग कहां होता है, संबंध कारक में। तो इसीलिए आपको यह ध्यान रखना है प्यारे बच्चों कि राम की गाय चरती है, इसका मतलब गाय मोहन की नहीं है, यहाँ राम का और गाय का संबंध है। यह पुस्तक मेरी है, तो यहाँ प्यारे बच्चों एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध बता रहे हैं। यह राम का भाई है, ठीक है, यह मेरा भाई है। तो आपको यह ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, ये जो सर्वनाम है उसका संज्ञा के साथ संबंध है, इसीलिए वो क्या कहलाता है, संबंध कारक। ऐसे ही अधिकरण कारक, अधिकरण कहते हैं उस आधार को जहां पर कार्य संपन्न होता है। अगर आप कुर्सी पे बैठे हो, कुर्सी आपका आधार है। मैं यहाँ इस पे पोडियम पे खड़ा हूं, तख्त पे खड़ा हूं, तख्त मेरा आधार है। मैं व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा हूं, ये व्हाइट बोर्ड लिखने का आधार है। आप रजिस्टर पर लिख रहे हो, रजिस्टर आपके लिखने का आधार है। जहां कार्य संपन्न किया जाता है उसको कहते हैं प्यारे बच्चों अधिकरण कारक, और अधिकरण कहलाता है आधार, अर्थात तो वो प्लेटफॉर्म जहां पर कार्य संपन्न होता है, जहां पर कार्य किया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अधिकरण कारक कहते हैं। तो आप रजिस्टर पर पेन से हिंदी लिखते हो तो आपका जो रजिस्टर है प्यारे बच्चों वो अधिकरण कारक है, और मैं व्हाइट बोर्ड पर आपके लिए हिंदी लिखता हूं तो ये जो मेरा व्हाइट बोर्ड है ये अधिकरण कारक है।
तो इसीलिए जहां पर कार्य संपन्न, आप गांव में जाते हो तो गांव में जाना आपका क्या है, आधार है। तो इसीलिए आपको यह ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, आधार कहते हैं हम अधिकरण को। तो इसीलिए जहां पर कार्य संपन्न हो उसको हम क्या कहते हैं, अधिकरण कारक। जैसे अधिकरण कारक, जहां कार्य संपन्न हो उस आधार या प्लेटफार्म, प्लेटफार्म का मतलब यहां स्टेशन नहीं है, प्लेटफार्म को अधिकरण कहते हैं। जैसे राम छत पर बैठा है। सेकंड, बंदर दीवार पर चढ़े हैं या बैठे हैं। राम गांव में जाता है। मैं दिन में नहीं सोता हूँ। मैं रात मैं दिन में नहीं सोता हूँ। आप कुर्सी पर बैठे हो। तो प्यारे बच्चों, आपको यह ध्यान रखना है कि यहां क्या है, राम छत पर बैठा है। छत क्या है, बैठने का आधार। बंदर दीवार पर बैठे हैं तो दीवार क्या है, यहाँ आधार। राम गांव में जाता है तो गांव क्या है, जाने का आधार। मैं दिन में नहीं सोता हूं तो यहाँ क्या है, दिन, आधार। आप कुर्सी पर बैठे हो, कुर्सी क्या है, बैठने का आधार। अब इसमें क्या आया है, पर। इसमें पर, मैं पर, और मैं पे पर किसका है, यहाँ पे मैं और यहाँ पे क्या है, पर। तो ऐसे ही प्यारे बच्चों, जो अभी जैसे इन्होंने पूछा था, आप बीती तो आप पर बीती, और जब आप पर बीती तो वो हो गया अधिकरण तत्पुरुष समास। तो वो उदाहरण किसका हुआ प्यारे बच्चों, देवेश ने पूछा था शायद, वो तत्पुरुष समास का। तो जो भी डाउट है जब भी आएंगे वो आपके आगे क्लियर होगा। तो आप इन सेंटेंसों में, तो आपको ये ध्यान रखना है, राम घोड़े की पूंछ से लटका है, इसमें कौन सा कारक होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, वो वहां करण कारक होगा, क्योंकि वो क्या हो गया, उसके लिए साधन हो गया लटकने का। और जब लटकने का साधन, क्योंकि अलग नहीं हुआ, और जब अलग हो जाता तो क्या हो जाता, अपदान कारक। और जब वो पूंछ से लटका हुआ है तो क्या क्या लाएगा प्यारे बच्चों, करण कारक, क्योंकि वो उसके लटकने का क्या हो गया, साधन हुआ। और जब साधन हुआ तो वो क्या क्या लाया, करण कारक। तो जहां कार्य संपन्न हो उसे क्या कहते हैं, आधार। जहां कार्य संपन्न हो उसे आधार या प्लेटफार्म को अधिकरण कहते हैं। तो उस आधार या प्लेटफार्म को क्या कहते हैं हम, अधिकरण कारक। तो आपको यह ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, अधिकरण के अंदर हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, कारक चिन्ह के रूप में, मैं, पे और पर। और जिसके साथ भी ये मैं, पे, पर लगा होता है तो समझ लो उसी में ही कारक होता है। तो और उसमें कारक कौन सा होगा, क्योंकि वो आधार रहेगा, वो प्लेटफार्म रहेगा, तो इसीलिए वो क्या कहलाता है, अधिकरण कारक। संबोधन किसे कहते हैं, संबोधन उसे कहते हैं जब हम किसी को बुलाते हैं, किसी को पुकारते हैं, किसी पे चिल्लाते हैं, किसी को याद करते हैं, किसी की स्तुति करते हैं। और वो जो स्तुति होगी, याद करना होगा, वो कर्ता के बिना संभव नहीं है। इसीलिए आपको यह ध्यान रखना है कि कर्ता के बिना जब संबोधन नहीं होता तो संबोधन में विभक्ति होगी प्रथमा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अरे इधर आओ, ओ बाहर जाओ, अजी सुन के जाओ। तो ये अरे ओ, ये क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों, संबोधन कहलाते हैं। और इसमें कौन सा चिन्ह लगेगा, जब भी किसी शब्द के बाद में ये संबोधन का चिन्ह दिखाई दे, इसी को हम विस्मय चिन्ह भी बोलते हैं।
अगर इस ये चिन्ह आपको कहीं किसी शब्द के बाद लिखाई दे तो आंखें बंद करके वो कौन सा कारक कहलाएगा? संबोधन कारक कहलाएगा। हे राम बस करो, ठीक है, हे भगवान मैं पास हो जाऊं, तो यहां हे भगवान क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? संबोधन कहलाएगा। तो जहां पे भी ये चिन्ह लगा है इसी को हम संबोधन चिन्ह या विषम्य बोधक चिन्ह भी कहते हैं। जहां ये चिन्ह लगा है तो वो क्या कहलाता है? संबोधन कारक कहलाता है। तो सिलेबस के लिए वीडियो 1 देख लो, बिल्कुल है, 1 और 2 सभी में, जितने भी यूट्यूब पे पढ़ी है, कैरियर ऐप पे जाओगे उसमें सब में प्यारे बच्चों सिलेबस पढ़ा हुआ है। तो आपको ये ध्यान रखना है, कई बार तो हम क्वेश्चन का आंसर जो वहां पे जो क्वेश्चन की वेराइटी है अपने आप में 5 तरह के अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वे जो 5 तरह के अलग अलग क्वेश्चन होते हैं प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन तो हमारा ये होता है कि वो देगा कि द्वितीय विभक्ति में कारक बताइए कौन सा होगा। द्वितीय विभक्ति में 4 ऑप्शन देंगे तो कौन सा कारक हो जाएगा आपका? कर्म कारक। फिर वो पूछेगा कि अप्रधान कारक में कौन सी विभक्ति है, इधर से आपको 4 ऑप्शन देंगे तो अप्रधान कारक में कौन सी विभक्ति हो गई? पंचमी। फिर वो एक अलग क्वेश्चन लेगा, के लिए बताइए कारक चिन्ह या परसर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो के लिए कारक चिन्ह परसर का प्रयोग किसके लिए होता है? संप्रदान। यानी कि इसको दे के इसको भी पूछा जा सकता है, इसको दे के इसको भी पूछा जा सकता है, इसको दे के इसको और इसको भी पूछा जा सकता है। ये तो होता है एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये होता है, बंदर दीवार पर बैठा है या बंदर दीवार पर बैठे हैं, इसमें बताइए ये वाक्य किस सेंटेंस किस कारक से संबंधित है। तो 4 ऑप्शन मिलेंगे इसमें से, कारक में से। आप कैसे पहचानोगे कि वहां पर आया है, और पर किसके साथ आता है? अधिकरण के साथ, इसीलिए वो क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? अधिकरण कारक। या आप ये कहोगे कि यहां पर जो दीवार है वो आधार है उसके बैठने का, और आधार को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? अधिकरण कारक। आप डेफिनेशन के आधार पे भी पहचान सकते हो। या फिर वो क्या करेगा, शब्द को रेखांकित कर देगा कि ये छत बताइए क्या है, रेखांकित शब्द में कारक बताइए। राम छत पर बैठा है, रेखांकित शब्द में कारक बताइए। ये चौथी क्वेश्चन की वेराइटी है। आपको ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों कि पर्टिकुलर रेखांकित शब्द में पूछेगा कारक, तो तब आपको ये देखना है कि उस रेखांकित शब्द के साथ कौन सा कारक चिन्ह लगा हुआ है। और जो भी कारक चिन्ह लगा हुआ है तो समझ लेना प्यारे बच्चों, उसी के आधार पर आपको पहचानना है वहां कारक चिन्ह क्या लगा हुआ है? पर। और जब पर छत के साथ आया तो पर किस में प्रयोग किया जाता है? अधिकरण कारक में, इसलिए इसमें कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक। तो इसीलिए ये 4 क्वेश्चन की वेराइटी। 5वां क्वेश्चन क्या होता है प्यारे बच्चों? वो पर्टिकुलर कोई शब्द देगा आपको, और शब्द दे के वो पूछ लेगा कि बताइए इसमें कौन से कारक चिन्ह का प्रयोग होगा। जैसे आप बीती, तो आप बीती क्या होगा? आप में बीती, आपको बीती, आपने बीती, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आपके लिए बीती ये भी नहीं है, तो आप पर बीती। और जब आप पर बीती आया तो इसका मतलब क्या कहलाया प्यारे बच्चों? पर का प्रयोग हुआ। और जब पर का प्रयोग हुआ तो फिर वो 5वां क्वेश्चन बन जाता है समास का, और वो होता है अधिकरण तत्पुरुष समास। क्योंकि हम तत्पुरुष समास के भेद पढ़ रहे थे तो इसीलिए हमें यहाँ कारक पढ़ना पड़ा। तो ये तो थी इसकी डेफिनेशन और इनके कारक चिन्ह। अब मैं यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं, उन सेंटेंस के आधार पे ही आपको बताना है कि किसमें कौन सा प्यारे बच्चों कारक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं वो सेंटेंस वाले क्वेश्चन आते हैं। या तो शब्द को रेखांकित करके पूछा जाता है या बिना रेखांकित करे भी वहां पे बहुत सारे सेंटेंस देते हैं। इनमें से संबंध और संबोधन को जब कारक नहीं माना जाता तो कारक की संख्या प्यारे बच्चों कितनी हो जाती है? 6 हो जाती है। क्योंकि संबोधन का काम कौन करता है? कर्ता। और कई बार संबंध का काम कर देता है कर्म। तो इसीलिए जब क्वेश्चन में ऑप्शन में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि समास के भेद कितने हैं और वहां पे ऑप्शन में 8 नहीं है, तो उस कंडीशन में वहां प्यारे बच्चों कारक के जब भेद पूछे जाए कि कारक के भेद कितने हैं और ऑप्शन में 8 नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या कहलाएगा? वो 6 कहलाएगा। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक नहीं है, तो संबंध और संबोधन को कारक उस समय नहीं माना जाता। तो यहां पे आपको ये ध्यान रखना है, हम कुछ सेंटेंस ले रहे हैं उसी में से आपको कारक बताना है क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने ये सारे पढ़ लिए। ए छात्रों, राम ने रावण को सीता के लिए अयोध्या से जाकर लक्ष्मण की सहायता से
श्रीलंका में युद्ध करते हुए बाण से मारा। एक सेंटेंस हमारा ये है, सब में आपको बताना है कारक क्या है। या हे बच्चों, आप अरुण सर से करजी नगर में पढ़कर पेन से रजिस्टर पर परीक्षा के लिए लिखते हो। तीसरा सेंटेंस, राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को बाण से मारा। नारद जी केले को खाते हैं। मीरा चाकू से फल काटती है। सीता अपनी बहन के लिए साड़ी लाती हैं। और सांपों को खाता है। राम ने पुस्तक पढ़ी। सीता गाना गाती है। 11वां सेंटेंस, आप पेन से लिखते हो। राजा ने ब्राह्मणों को गाय दान में दी। भारत ने पाल की आर्थिक मदद की। सेठ ने गरीबों को कंबल बांटे। सेठ ने बांटे।
बच्चे लड़कियों से लड़कियों से शर्माते हैं। लड़कियां मेंढक दिए थे 27 और बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बोले गए हैं। कुल मिला के 50 के आसपास एग्जाम्पल हमने कारक के दिए, जिस तरह के तमाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, बिल्कुल ये पीडीएफ भी मिलेगी नोट्स के रूप में, आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों। जैसे टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं तो आपके डाउट भी कंप्लीट होते हैं, आपको पीडीएफ भी मिलती है नोट्स के रूप में। ये जो व्हाइट बोर्ड पे लिखा है वो भी मिलेगा, और बाकी आपको प्रिंट्स नोट्स भी मिलेंगे, और आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ पे हम करके देखते हैं। हे छात्रों, जब ये हे छात्रों आया है प्यारे बच्चों, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा संबोधन। ये क्या कहलाता है? संबोधन। राम ने आया है तो ये क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? कर्ता। रावण को आया है तो ये क्या कहलाएगा? कर्म कारक। सीता के लिए, जब के लिए आया है तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों? संप्रदान। अयोध्या से जाकर, अयोध्या को छोड़ेगा तब जाएगा श्रीलंका में, तो जब अयोध्या को छोड़ेगा तो ये क्या कहलाएगा? अपदान। जिससे अलग हो जाते हैं तो वो क्या कहलाता है प्यारे बच्चे? अपदान। लक्ष्मण की सहायता ली गई, आपको ये ध्यान रखना है। जिसका साथ लिया जाए वो क्या कहलाता है? संप्रदान, क्योंकि संप्रदान साथ लेने के लिए होता है। इसके बाद श्रीलंका में, श्रीलंका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? अधिकरण, क्योंकि में आया है इसलिए श्रीलंका अधिकरण। युद्ध करते हुए, युद्ध स्थान है, आधार है, और जब आधार है तो युद्ध भी क्या कहलाएगा? अधिकरण। इसके बाद बाण से, बाण क्या कहलाएगा दोस्तों? करण कारक। और मारा क्या कहलाएगा दोस्तों? कर्म कारक। तो अपने आप में सारे के सारे इसमें आ गए। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, इन्हीं के आधार पे आपको बढ़ना है। हे बच्चों, आप अरुण सर से मुखर्जी नगर में हिंदी पढ़कर पेन से रजिस्टर पर लिखते हो, तो हे बच्चों क्या कहलाएगा अपने आप में? यहाँ पे प्यारे बच्चों संबोधन। हे बच्चों आया संबोधन। आप क्या कहलाओगे यहाँ पे? कर्ता। अरुण सर क्या कहलाएंगे? साधन है, करण है आपके लिए, तो इसीलिए अरुण सर क्या हो गए? करण। मुखर्जी नगर क्या हो गया? स्थान, आधार हो गया, इसीलिए प्यारे बच्चों ये क्या कहलाएगा? अधिकरण। हिंदी पढ़कर, तो हिंदी क्या है प्यारे बच्चों? आपका कर्म। और पेन से आपका क्या है? ये साधन है, ये क्या कहलाया? करण। इसके बाद रजिस्टर पर, रजिस्टर क्या कहलाया? आपका अधिकरण, क्योंकि कार्य कहाँ हो रहा है? रजिस्टर पर। किसके लिए पढ़ रहे हो? परीक्षा में पास होने के लिए पढ़ रहे हो, तो परीक्षा क्या कहलाएगा? आपका संप्रदान। और लिखना क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? आपका कर्म। तो ये भी इसके अंदर तमाम कारक आ गए, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, ठीक है, कि इन्हीं के आधार पे आपको इस तरह से चीजों को रटना नहीं है, लॉजिकली करना है। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, अगर वो कह रहा है कि राम बताओ क्या है, तो कर्ता। रावण को बताओ क्या है, रावण क्या हो गया प्यारे बच्चों? कर्म हो गया। जिस भी शब्द को रेखांकित करेगा उसी के अनुसार कारक बाप को बताना है। या उसने किसी को भी रेखांकित नहीं किया, वो कह रहा है राम ने रावण को मारा है, बताओ, तो ये मारा किस पे इफेक्ट डाल रहा है? रावण पे। तो क्रिया का जिस पे प्रभाव पड़े उसको हम कारक कहते हैं। यानी कि कारक कहते हैं जब किसी संज्ञा सर्वनाम के साथ जो कारक चिन्ह लगे होते हैं वो वास्तव में क्रिया से उसके संबंध को बताते हैं। यानी कि क्रिया जिस पे प्रभाव डाले, क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? रावण पे। मारा कौन गया? रावण। इसीलिए किससे संबंधित होगा तीसरा सेंटेंस? ये संबंधित होगा कर्म कारक से। जब शब्द को रेखांकित करके पूछे तो उसके आधार पे बताओ, और जब रेखांकित ना करे तो आप ये देखो कि क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है। क्रिया का प्रभाव रावण पे है, इसलिए कर्म कारक। राम ने रावण को बाण से मारा, अगर वो रेखांकित करके पूछ रहा है बाण बताओ क्या है, तो बाण हो गया यहाँ साधन, अर्थात करण कारक हो गया। तो इसीलिए राम ने रावण को बाण से मारा, तो यहां क्या आएगा प्यारे बच्चों? मारा शब्द आएगा। तो इसीलिए आपको यह ध्यान रखना है, राम ने रावण को बाण से मारा, तो बाण क्या कहलाया? करण। रावण क्या कहलाया? कर्म। और राम क्या कहलाया? कर्ता। नारद जी केले को खाते हैं, इसमें को आया। को किस में आता है? कर्ता ने कर्म को। तो को जब आया है तो केले क्या कहलाएंगे? कर्म कहलाएंगे। खाने का प्रभाव किस पे पड़ेगा? केले। खाने से कम क्या होंगे? केले। इसीलिए ये क्या कहलाएगा? कर्म कारक। तो ये जो सेंटेंस है ये किससे संबंधित है? कर्म कारक से। ये बाण किससे संबंधित था? करण कारक से।
इसके बाद मीरा चाकू से फल काटती है, तो यहाँ चाकू क्या है? साधन, और साधन को क्या कहते हैं हम? करण कहते हैं। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों कि यहाँ चाकू क्या कहलाया? यहाँ साधन अर्थात करण कहलाया, और काटने का जो प्रभाव पड़ रहा है प्यारे बच्चों वो चाकू के कारण ही पड़ रहा है फल पर। सीता अपनी बहन के लिए साड़ी लाती है, तो के लिए का प्रयोग हुआ, और जब के लिए हुआ तो जिसके लिए कार्य किया जाए वो संप्रदान, तो यहाँ कार्य बहन के लिए हुआ, इसीलिए प्यारे बच्चों बहन में संप्रदान कारक हुआ। इसके बाद मोर सांपों को खाता है, तो ये खाने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? सांप को खाया जा रहा है। को आया है, को किसके अंदर आता है? कर्म कारक के अंदर, इसलिए यहां सांप क्या कहलाए? कर्म, कर्म कहलाए। इसके बाद राम ने पुस्तक पढ़ी, पढ़ने का प्रभाव किस पे पड़ा? पुस्तक पे, इसीलिए प्यारे बच्चों ये पुस्तक जो है ये कर्म कारक है, और ये पूरा सेंटेंस कर्म कारक से संबंधित है। सीता गाना गाती है, तो यहाँ प्यारे बच्चों ये गाने का प्रभाव किस पे पड़े? गाने का, तो ये भी क्या कहलाएगा? कर्म कारक कहलाएगा। जब वो इसको अंडरलाइन करेगा तब इसमें आप क्या कहोगे? कर्ता कारक। लेकिन जब वो अंडरलाइन नहीं कर रहा है तो आप ये देखोगे कि क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ा। जब गाने का गाती का प्रभाव गाने पे पड़ा, गाने से कि गाने की एक दो पंक्ति कम होगी तो वही क्या कहलाता है? कर्म। इसके बाद आप पेन से लिखते हो, तो यहां लिखने का प्रभाव प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना किसके द्वारा हो रहा है? पेन से किसके साथ आया? पेन। आप करता हो, लिखना क्रिया है, और ये में दी। यहां वास्तव में गाय को हमेशा हमेशा के लिए दान में दिया जा रहा है। किसको? ब्राह्मणों को, और जिसको भी दिया जाता है उसमें होता है संप्रदान कारक। इसके बाद भारत ने नेपाल की आर्थिक मदद की, जब आर्थिक मदद की तो बदले में कुछ नहीं लेगा, नोट कर लो। और टर्राना, इनमें तीनों में टर्राना, लज्जाना, शर्माना में प्यारे बच्चों क्या होता है? अपदान कारक होता है। तो जहां पे टर्राना पाया जाए, शर्माना पाया जाए, लज्जाना पाया जाए, मैं कहूं अगर मीरा अपने ससुर से लज्जाती है तो यहां जब लज्जा होगी तो अलग होगा, और अलग होने में अपदान कारक। तो जब भी किसी से आपको शर्म लगेगी तो आप अलग होंगे या वो अलग होगा, और अलग होने में क्या होता है प्यारे बच्चों? अपदान कारक। तो यहां पर शर्माना, लज्जाना, टर्राना में अपदान होगा, इसलिए बच्चे लड़कियों से शर्माते हैं, यहां शर्माना आया हुआ है इसलिए अपदान कारक होगा। लड़कियां लड़कों से लज्जाती है, यहां लज्जाना आया हुआ है इसलिए वो अलग होंगे, और अलग होने में अपदान कारक होगा। मेंढक कुएं में टर्राते हैं, और जब टर्राना आ गया तो इसमें भी क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? क्या कहलाएगा? ये अपदान कारक। संबंध के तमाम एग्जाम्पल आपको मैंने दिए हैं, अधिकरण के तमाम एग्जाम्पल आपको दिए हैं, संबोधन के भी तमाम एग्जाम्पल यहाँ हैं। जहां भी प्यारे बच्चों क्या लग जाए? ये चिन्ह लग जाए, वो क्या कहलाता है? संबोधन कारक। अपने आप में कारक हो गया है समाप्त, लेकिन इसमें से कारक के आधार पे किस तरह से हमें पढ़ना है, तत्पुरुष समास के वे तमाम 6 भेद, कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, उसको कराएंगे कल। आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। सिलेबस के लिए आपको यह ध्यान रखना है, पहली आप वीडियो सुनो संदीप, उसमें सब कुछ क्लियर है। आपको यह ध्यान रखना है कि पहली वीडियो सुनो, क्योंकि रोज रोज प्यारे ने बताएंगे नहीं बच्चों हम कि सिलेबस इसमें क्या कराएंगे क्या नहीं है। उसके लिए यूट्यूब पे भी पढ़ी है, फ्री है। आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, हम 1 या 2 क्लास ही यूट्यूब पे फ्री डालते हैं, बाकी हमारा कोर्स परचेज करके ही सारी क्लास आप पढ़ सकते हो। कई बच्चों की एक शिकायत रहती है, सर जी हमारी वीडियो नहीं चल रही है। वो इसलिए नहीं चल रही है क्योंकि आपने पेमेंट ना किया होगा या आपके सिस्टम में प्रॉब्लम होगी। तो आप बेस्ट पढ़ाते हो, ये किसी ने भेजा है, बहुत अच्छी बात है। आपका सुमित कुमार, तो सुमित कुमार थैंक यू बेटे। आप भी कुछ भी नहीं आया अभी तो प्यारे बच्चों, एक ही टॉपिक चल रहा है अभी तो। तमाम आपके सामने 40 के आसपास टॉपिक आएंगे, और हर टॉपिक एक से बदतर एक है। आपको यह ध्यान रखना है कि टॉपिक, मेरा पढ़ाने का स्टाइल अलग है, मेरे स्किल्स अलग है, और ध्यान ये रखना है जब भी मैं पढ़ाता हूं तो बेसिक से लेके बहुत ज्यादा डीप तक मैं जाता हूं, ताकि आपको कल यूट्यूब पर कोई क्लास नहीं होगी। यूट्यूब पे प्यारे बच्चों हमारी एक ही क्लास होती है हर बैच की, और वो भी स्टार्टिंग, जिसमें हम सिलेबस बताते हैं, कौन बच्चे इस बैच को परचेज कर सकते हैं और इसमें क्या पढ़ाया जाएगा क्या नहीं पढ़ाया जाएगा, और उसके साथ हम एक टॉपिक उसमें कराते हैं। तो सिर्फ यूट्यूब पे एक ही क्लास होगी, बाकी आपको परचेज करनी पड़ेगी। तो ब्रजेश सिंह, विनोद, सुमित कुमार, अरुण, प्यारे बच्चों आप सबको नमस्कार। आज के लिए इतना ही, बाकी कराएंगे कल। थैंक यू। टाइमिंग वही है 8 बजे से 9:30 बजे।